दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो हर साल अपनी लाइफ 5.3 ईयर्स से कम करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. इज दैट ट्रू? Air quality in India's capital Delhi has deteriorated to dangerous levels. सर से लेकर पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं है जो इससे इफेक्ट नहीं होता. 30 Indians are dying every day just because of air pollution. आने वाले 20 सालों में लंग्स की बीमारियां डेथ का नंबर 1 कॉज होने जा रहा है. वेपिंग, उससे कुछ फर्क पड़ता है? इससे ब्रेन डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है, एंडोक्राइन ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, इससे डेथ्स हो रही हैं. पैसिव स्मोकिंग से क्या होता है? जो सेकंड हैंड स्मोक लेते हैं वो आपने जो स्मोक लिया उससे वर्स होता है. अगर कोई विमेन स्मोक करती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो क्या उनके बच्चे पे अफेक्ट करता है? यस. कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए लंग्स को बेटर करने के लिए? पोस्चर करेक्शन, ब्रेथ होल्डिंग, कार्डियो. N95 मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए, उससे कुछ होता है? यस, मास्क कैन हेल्प यू. पार्टिकुलेट मैटर से आपको छुटकारा मिलता है. ऑफिस के बाहर देखते हो चाय की टपरी होती है, वहाँ पर लोग स्मोकिंग करते हैं. वहाँ पर जो नॉन स्मोकर्स है उन्हें होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान होगा. इंडोर एयर पोल्यूशन एंड कुकिंग से जो गैसेस आती हैं उसकी वजह से 7 मिलियन डेथ्स वर रिकॉर्डेड. क्या सोल्यूशन है इसका? बहुत लोग घर बैठ के ये सोचते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कहीं से भी बस स्टार्ट करने की, फिर मैं एकदम मेहनत करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा. तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए जहां आज आप खुद के बॉस बन सकते हो एंड उन्हें ज्वाइन कर सकते हो एज लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर. By joining them as life insurance advisor, आपको अनलिमिटेड इनकम अर्न करने का एक मौका मिलेगा. वो आपको ट्रेन करेंगे इन इंश्योरेंस नीड्स एंड प्लानिंग and they give you many financial rewards and recognition by offering you up to 35% commission structure. And the best part is like-minded लोग साथ ट्रैवल करने का मौका भी देते हैं फॉर ट्रेनिंग कन्वेंशंस, जिससे आपका नेटवर्क भी बेटर होगा. इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स वो ऑफर करते हैं. सो आज ही अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करें बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ये तो हो गई वेल्थ क्रिएशन की बात. अब करते हैं हेल्थ की बात, क्योंकि हमारी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है. आज से कुछ साल पहले तक जैसे लंग्स स्मोकर्स के होते थे वैसे ही आज लंग्स उतने ही काले, उतने ही डेंजरस एंड उतने ही ज़्यादा बीमारियों के प्रोन नॉन स्मोकर के लंग्स भी हो चुके हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे आसपास जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है. हम जो खाना खाते हैं, हम जो प्लास्टिक्स कंज्यूम करते हैं, हमारे आसपास जो स्मोकर्स हैं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आज भले आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो, आपको बहुत सारी सांस से रिलेटेड बीमारियां, लंग कैंसर होने के चांसेस एंड बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपको पता भी नहीं है आज होते जा रही है, जो बाद में रिएक्ट करेगी. आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर अरविंद कुमार, जो एक लंग हेल्थ एक्सपर्ट है एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन है. उन्होंने हमें ये बताया कि 70% न्यू केसेस लंग डिसीजेस के जो आ रहे हैं वो नॉन स्मोकर्स के हैं. तो भले आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके लंग्स उतने ही बुरी तरह से डैमेज होते जा रहे हैं. एंड एक स्मोकर आपकी पूरी फैमिली खराब कर सकता है. एंड उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप बाहर जाके सिर्फ ब्रीथ कर रहे हो नॉर्मल एयर, तो प्रॉबेबली आप स्मोक कर रहे हो. प्लीज वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है जिस तरीके से पोल्यूशन हमारे आसपास बढ़ते जा रहा है. एंड बिफोर यू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप ज़्यादा इंसाइटफुल इंसान बन सकें. और इस पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. Dr. Arvind, welcome on Figuring Out. Thank you, Raj. It's my pleasure to have you here. आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक स्टैट है which shocked me, okay? Which was breathing kills. हम आज उस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर 30 Indians are dying every day just because they are breathing and because of air pollution. And I thought कि बहुत important चीज़ है and there is no better person to talk about it than you. What do you think? Why is this happening? क्या हो गया अभी? तो राज, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका चैनल बहुत सारे टॉपिक्स और हेल्थ टॉपिक्स इंक्लूडेड को देशवासियों तक पहुँचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है.
ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उस माध्यम पर मुझे बुलाने के लिए आपके सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you, शुक्रिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हम अगले 1-1.5 घंटे में बात करेंगे वो बहुत रेलेवेंट बात है देशवासियों के लिए, क्योंकि आने वाले 20 सालों में लंग्स की बीमारियां, यह हमारे देश में मॉर्टेलिटी यानी डेथ्स का नंबर 1 कॉज होने जा रहा है। पिछले 20 साल हार्ट को बिलोंग करे थे, हर व्यक्ति हार्ट डिजीज की बात करता था। कोविड ने उसको चेंज किया। इससे पहले कोई लंग की बात नहीं करता था। कोविड ने सडनली फोकस हार्ट से लंग पे शिफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि कोविड में पहली बार लंग्स अफेक्ट हुए थे, लंग्स उससे पहले भी अफेक्ट हो रहे थे, लेकिन शायद उसको वो अटेंशन नहीं मिल रहा था जितना हार्ट को मिल रहा था। बट कोविड ने वो फोकस ला दिया, और उसके साथ ही जो और चीजें शुरू हुई हैं, अगले 20 साल लंग्स यही बीमारियां 24 घंटे हमें तंग करेंगी। क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी उम्र बढ़ रही है लोगों की, पूरे देश में वायु प्रदूषण एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में उभर रहा है। और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स को बुरी तरह से हार्म करती हैं, जो बढ़ रही हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो बढ़ती हुई उम्र, बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ते हुए दूसरे कारण, तरह तरह के इन्फेक्शंस जैसे कोविड था और इन्फेक्शंस, ये सब मिला करके लंग्स को बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। लंग्स में और बाकी अंगों में एक मूलभूत फर्क है। बाकी सारे अंग, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन, ये सब शरीर के अंदर छुपे हुए हैं। उन तक अगर कोई इन्फेक्शन पहुंचेगा तो सिर्फ ब्लड से पहुंच सकता है। यही एकमात्र एक ऐसा अंग है जहां ब्लड भी आता है और हवा भी जाती है। तो फर्स्ट एक एक करके सब पे बात करते हैं, हर टॉपिक पे कि क्या क्या लंग को डैमेज कर रहा है। फर्स्ट एयर पोल्यूशन पे बात करते हैं। जी, एयर पोल्यूशन अभी वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग कॉज बन चुका है लंग डैमेज करने की, राइट? एंड इनफैक्ट देयर इज अ स्टैट WHO की 2018 की है वो, आई एम श्योर कि अभी तो और नंबर्स बढ़ चुके होंगे, विच इज़ एयर पोल्यूशन की वजह से जितनी डेथ हो रही है वो वर्ल्ड में जितने वॉर्स हैं, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, इन चारों को कंबाइन कर दो तो भी एयर पोल्यूशन जितनी डेथ्स नहीं होती। राजा आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए, एयर पोल्यूशन हर साल कोविड ने पूरे एपिडेमिक में जितने लोग मारे थे उससे ज्यादा एयर पोल्यूशन हर साल, एवरी ईयर it is killing more people than COVID killed in its entire epidemic. But COVID को वजह से दुनिया रुक गई थी, पोल्यूशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, पोल्यूशन के कारण हैं, कारण तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं उसको समराइज करूं, 2 मूल कारण हैं, धूल और धुआं। धूल यानी कि डस्ट कहीं से भी आए, रोड से आए, खेतों से आए, कंस्ट्रक्शन साइट से आए, या और तरह तरह की इंडस्ट्री और माइंस वगैरह से आए। सो डस्ट फ्रॉम एनी सोर्स, दिस एड्स लॉट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर। और दूसरा है धुआं। दोनों से 2 तरह के पोल्यूटेंट्स आते हैं। एक तो पार्टिकुलेट मैटर आता है जिसको PM10, PM2, आपने अक्सर सुना होगा आजकल 2.5, हर जगह 2.5 वो होता रहता है। और दूसरी होती हैं गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, अमोनिया है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे और सैकड़ों केमिकल्स हैं जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो सब, ये सब मिला करके एक बहुत ही टॉक्सिक मिक्स बनाते हैं जो 25,000 बार प्रतिदिन हमारे फेफड़ों में जाता है। एक एवरेज पर्सन 25,000 बार, मैं और आप 25,000 बार सांस लेते हैं, और हर सांस में ये जहर जा रहा है। इसीलिए मैं जगह जगह लिखता हूँ, इन ए पोल्यूटेड सिटी ब्रीदिंग
किल्स. लोग पूछते हैं ब्रीदिंग की वजह से तो हम जिंदा हैं, बट इट्स किलिंग यू ऑल्सो, बिकॉज इससे बीमारियां होती हैं, इससे अपंगता होती है, इससे डेथ्स होती हैं. And almost 30 Indians are dying because of breathing every day. Yes. Because of pollution. सर, जैसे सबको पता है pollution बढ़ रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है या कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा, और अब जैसे आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं एंड आप पॉडकास्ट पे आए हो, वो इतने लोग देख रहे होंगे, राइट? वो सबको अब समझ में आ गया, लेट्स से बेस लेवल की पोल्यूशन हमें मार रहा है, बट इसका करें क्या? What should we do about it कि हमारे लंग्स इतने अफेक्ट नहीं हो? क्योंकि ये तो रियलिटी है. हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ये देश छोड़ के कहीं और चले जाएं. हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि अपना शहर छोड़ के भी कहीं और चले जाएं. स्पेशली लेट्स से दिल्ली अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, राइट? तो क्या करे कोई? आपने मेंशन किया कि हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं. हाँ. तो मैं चूंकि इस टॉपिक पे पूरे देश में बात करता रहता हूँ, मेरा काफ़ी समय इस टॉपिक पे जाता है, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हाँ, इसके बारे में पिछले 10 साल से मीडिया में यहाँ वहाँ बहुत कुछ बात हो रही है, बट फिर भी इसकी सीरियसनेस, इसकी जो डेप्थ है वो अभी लोगों तक नहीं पहुँची है. आज भी लोग इसको एनवायरनमेंटल इशू, केमिकल इशू, हाँ भाई वो 2.5 कितना हो गया आज, अच्छा 400, ओ हो आज तो ज़्यादा बढ़ गया. They don't realize that it's not an environmental or a chemical issue, it's a pure health issue. 1. 2. कितने अंग डैमेज होते हैं और किस एक्सटेंट तक डैमेज होते हैं ये कोई रियलाइज नहीं करता. सब लोग, आपने भी राज बोला कि लंग्स अफेक्ट होते हैं. लंग्स आर जस्ट वन ऑफ द ऑर्गन्स अफेक्टेड. सर से लेकर पैर तक कोई अंग राज ऐसा नहीं है जो इससे अफेक्ट नहीं होता. माता के पेट में जो नवजात शिशु पल रहा है वहाँ से लेकर वृद्ध तक कोई एज जो है अफेक्ट होता, ऐसी नहीं है जो अफेक्ट नहीं होती, और मेल फीमेल सब अफेक्ट होते हैं. अगर आज हमने करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो कल हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. इट्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू मैनकाइंड. तो एक मुझे ऐसे 3 मेजर्स बताओ जो हर इंसान छोटे छोटे मेजर्स ले सकता है जिससे पोल्यूशन पे कंट्रोल आना स्टार्ट होगा. ज़रूर, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका जो प्रैक्टिकली रेलिवेंट आंसर है वो दूंगा कि सबसे पहले तो हम धुएं को, जहाँ से भी धुआं आ रहा है उसको कंट्रोल करें कि हमें धुएं को कंट्रोल करना है. हम डस्ट, अब देखिए छोटी सी चीज़ है जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का बड़ा रोल है. जगह जगह हमारी सड़कें रिपेयर होने के लिए खुदती हैं, इलेक्ट्रिकल केबल, सीवर केबल्स ले डाउन करने के लिए खुदती हैं. उसका पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि ये इमीडिएटली इसका वो होगा जो उसको पक्का करना है, मगर वो नहीं होता. 2-2, 3-3 महीने वो पड़ा रहता है, उस पर गाड़ियाँ गुजरती हैं, धूल उड़ती है. कोई ना कोई तो इसको सेट कर सकता है ना. मे बी एन इंडिविजुअल और ए म्यूनिसिपैलिटी. अगर हम ये निर्णय कर लें कि आज के बाद हम कहीं भी इस तरह की कच्ची सड़कें नहीं रहने देंगे, मैं कहता हूँ शहरों का तुरंत आप देखिएगा पार्टिकुलेट मैटर 10 से 20% इमीडिएटली कम आ जाएगा. पर ये कैसे करें? जैसे मान लो इधर अब बाहर रोड पे कच्चा रोड है, यहाँ पे धूल उड़ती है, हम क्या कर सकते हैं? हम लेटर लिखेंगे? हाँ, नहीं तो मैंने इसीलिए कहा कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा. आप ये बताइए कि जो किसी को तो उसको करने की अथॉरिटी है ना, म्यूनिसिपैलिटी है, तो म्यूनिसिपैलिटी का कोई तो इंचार्ज होगा. वो भी तो इसी से का शिकार हो रहा है, उसके बच्चे भी तो इसी का शिकार हो रहे हैं. पर बहुत जगह बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो आप पड़ता है करते जाओ. वो सोचते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली फर्क पड़ता है. नहीं, मेरा मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे अगर एक अधिकारी होगा जिसका जॉब है कि ये वाला रोड मैं सही करूँ. मुंबई जैसा इतना डेवलप्ड शहर, वहाँ पर बाहर कच्चा रोड है, वो करेक्ट नहीं होता. सालों से लोगों ने ट्राई कर लिया. आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ट्राई किया होगा. मैं एक छोटी सी, मैं नेम नहीं कर सकता, बट मैं एक सिटी की म्यूनिसिपैलिटी के बताता हूँ जहाँ मैंने जाके उनके जो इंचार्ज थे मेयर साहब, उनसे बात की और उनको ये अपनी जो फोटोज़ वगैरह थी सब समझाया और उनसे विनती की, सर इसका असर सब पर हो रहा है, आप पर भी हो रहा है, आपके परिवार पर भी हो रहा है, आपके बच्चों पर भी हो रहा है, आपके पेरेंट्स पर भी हो रहा है. राज फर्क पड़ा और वहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि वो उस शहर की शक्ल बदल गई, लेकिन वहाँ एक चेंज अगली बार जब मैं गया तो मैंने देखा. तो अगर ये हो गई गवर्नमेंट की बात, लेट्स से कि हम
सब मिल के एप्लीकेशंस डालें या बात करें तो कुछ चेंज एक आएगा? हुआ और हम पर्सनल एफर्ट्स पे आते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है प्लास्टिक। हमारा प्लास्टिक जो घरों से निकलता है वो जाकर के डंपिंग ग्राउंड्स, देखिए दिल्ली के अंदर 4 ह्यूज माउंटेन्स हैं जहां हमारा मलबा डंप होता है और वो मतलब एक शर्मनाक चीज है इस शहर के लिए। अगले 10 साल में राज बहुत सारे शहरों के बाहर इसी तरह के माउंटेन्स बनने वाले हैं जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक होता है और वो प्लास्टिक जब जलता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो सबसे टॉक्सिक धुआं में होता है। तो हम प्लास्टिक का यूज़ बंद करें। हमारी एक NGO है लंग केयर फाउंडेशन, हम लोगों ने एक कपड़े का बैग बनवाया है और उसको हम बांट रहे हैं हज़ारों में कंट्री में कि लेट्स शिफ्ट फ्रॉम द प्लास्टिक बैग्स टू दी क्लॉथ बैग। दूसरा, घरों के अंदर वेस्ट सेग्रीगेशन, जो रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ये अलग करना एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन अगर ये हो जाए और आप वो वेस्ट जो एक्चुअली वहाँ नहीं जाना चाहिए वो ना जाए तो एक तो वेस्ट का अमाउंट कम होगा और ये जो जलना है ये कम होगा। तीसरा, ऑटोमोबाइल्स का जो नंबर इतनी बुरी तरह से बढ़ रहा है वो नंबर हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो ईजियर सेड देन डन है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ईजियर सेड देन डन है, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करना चाहिए। बट मेरा एज ए डॉक्टर ये मानना है कि अगर वो पिक्चर लंग की जिसमें हमारे लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं वो सब लोगों के घर में पहुंच जाए और शायद आपके शो के माध्यम से ये लाखों करोड़ों लोगों के घर में पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे नहीं यार, अगर थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी होती है तो हम उसको सहेंगे, बट हम अपने लंग्स को क्लीन करेंगे। कि ये तो हैं जो पर्सनल लेवल्स पे लोगों के साथ होने हैं। उसके साथ साथ कुछ और हैं जो पॉलिसी लेवल्स की चीज़ें होनी हैं और मैं चाहता हूं कि आपके इस बहुत ही सशक्त माध्यम के थ्रू मैं इसकी भी एक अपील करूं। बहुत सारा पोल्यूशन हमारा आ रहा है इंडस्ट्रीज से और उसमें सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। जब कोल जलता है और ख़ासकर से वो सस्ती वैरायटी का, तो वहाँ से सल्फ़र से भरा हुआ, सल्फ़र के डिफरेंट ऑक्साइड्स का टॉक्सिक धुआं निकलता है। वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। आई थिंक इस पे तो अब काफ़ी तेज़ी से काम होना स्टार्ट हो गया है कि किस तरीके से कोल एनर्जी को चेंज करें और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज पे जाने लगे। सो रिन्यूएबल एनर्जी पे चेंज होना एक बहुत बड़ा वो है जो प्रधानमंत्री की वो सोलर एनर्जी योजना है जिसमें घरों पे लगा रहे हैं, घरों के रूफटॉप पे। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रही हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो भी क्लीन सोर्स से आना चाहिए, न कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। वो भी चेंज हो रहा है धीरे-धीरे। पीपल आर ट्राइंग, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यह इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि इसमें हमें डिकेड्स में सोल्यूशन नहीं चाहिए। ये 15 साल के प्लान की जगह अगले 3-4 साल राज वो बहुत लेट हो जाएगा। हमें इसको उसी अर्जेंसी के साथ ट्रीट करना है जैसा कि हमने कोविड को रिस्पॉन्ड किया था, क्योंकि ये कोविड से ज़्यादा हर साल मार रहा है। सो दिस इज ऑन द एक्शन लेवल। देन अब आते हैं जो पर्सनल लेवल पे लोग करते हैं चीज़ें, जैसे एयर प्यूरिफायर्स। एयर प्यूरिफायर से फ़र्क नहीं पड़ता? एयर प्यूरिफायर क्या है? एयर प्यूरिफायर एक मशीन है, मोटर है, जो हवा को सक करती है। अंदर एयर, उसके HEPA फिल्टर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स उसके थ्रू पास होती है और वो वापस कर देता है। तो इसमें 3 मुद्दे हैं। एक, जो उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी है वो आपके रूम साइज़ के अनुसार होना चाहिए। अब जैसे आपका ये स्टूडियो है तो इसमें मैं अगर छोटा सा वो रखा है, उसमें मैं छोटा सा अगर रख दूं, उसकी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी आपके वॉल्यूम से कम है तो वो कुछ नहीं करेगा। एक। नंबर 2, जितने भी विंडोज़ एंड डोर्स हैं वो बंद होने चाहिए, जस्ट लाइक AC। अगर आपने AC ऑन करके विंडो और डोर खोल दिए तो वो बेकार हो जाएगा। एयर प्योरीफायर भी तभी काम करेगा जब आपके विंडोज़ और AC बंद है। तीसरा, यह उसी व्यक्ति को मदद करेगा और उतनी देर मदद करेगा जितनी देर आप इस कमरे के अंदर हैं। आप और मैं इस समय यहाँ बैठे हैं, ठीक है, वो एयर प्योरीफायर लगा है। राज, अभी आप
ये ख़त्म करके रिकॉर्डिंग हम बाहर जाएंगे, तो क्या ये एयर प्योरीफायर हमें वहाँ प्रोटेक्ट करेगा? नहीं। मेरा सवाल है कि क्या 140 करोड़ जनता अगले 40 साल के लिए अपने आप को एयर प्योरीफाइड रूम्स में बंद कर सकती है? नहीं। क्या 140 करोड़ जनता इसको खरीदना अफोर्ड कर सकती है? नहीं। क्या एक बार खरीद के रख देने से ये हमेशा के लिए इफेक्टिव रहता है? नहीं। इसका फिल्टर चोक होता है। कितना चोक होता है, कितने दिनों में चोक होता है, ये लेवल पे डिपेंड करता है। जो दिल्ली में आजकल लेवल है उसमें शायद 3 या 4 महीने में वो काला हो जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या हम उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 99% लोग इसको लगा के भूल जाते हैं, और जब ये चोक्ड हो जाता है ना, तो प्योरीफायर की जगह डर्टी फायर हो जाता है, क्योंकि अंदर आप खोल के देखेंगे तो उसमें इतना कार्बन होता है कि वो सफाई तो कर ही नहीं सकता। तो कॉस्ट इश्यूज, इफेक्टिवनेस इश्यूज ओनली विद इन कन्फाइंड स्पेसेस। सो मुझसे अक्सर पूछते हैं आप कभी रिकमेंड करते हो? हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, मैं लंग ट्रांसप्लांट्स करता हूँ। मेरे पेशेंट जब ट्रांसप्लांट्स करा के घर जाते हैं तो मेरी टीम जहाँ पर वो रहने जा रहे हैं वहाँ पेशेंट के डिस्चार्ज होने से पहले जा करके घर में पूरी सफाई करती है, कहीं फंगस वंगस तो नहीं है देखती है, और एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल कराती है, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इम्यूनो सप्रेस पेशेंट जाके ये गंदी हवा करे। उसी तरह से जब लंग सर्जरी करा के मेरे पेशेंट्स घर जाते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ, जिन पेशेंट्स को COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरी बीमारियां हैं, या जो ओल्ड एज के लोग हैं जिनको COPD है, जिनको न्यूमोनिया वगैरह का, एयरबॉर्न डिजीजेस का हाई चांस है, मैं ये जो सिलेक्टेड पॉपुलेशन है जो हाई रिस्क है, जिसको अगर इस गंदी हवा से इन्फेक्शन हो गया तो नुकसान होगा, मैं उनको रेकमेंड करता हूँ। बट इफ यू आस्क मी डॉक्टर अरविंद, इज एयर प्योरीफायर अ सोल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन? माय आंसर इज a big no. Air pollution, Raj, is a public problem. वो देश के इस कोने से उस कोने तक across the country है। Air is a continuous shed. इस public problem का air purifier जैसा private solution कोई solution नहीं हो सकता। But ये solution at large नहीं है, लेकिन जो लोग कुछ गिने चुने लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं घर पे लगाते हैं, तो दे शुड, राइट? श्योर। मतलब ये उस ना लगाने से तो बेटर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लगाइए। मैं भी इनफैक्ट जो लोग थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं तो मैं उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बोलता हूँ कि भाई आप ये समझ लो ये ट्रीटमेंट का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि आप नहीं लगाएंगे और कुछ दिन के बाद आप न्यूमोनिया लेके वापस आ गए तो उसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होगी। फेयर। ऐसे कोई एयर प्यूरीफायर्स हैं जो आप बोलते हो कि अच्छे होते हैं या गंदे होते हैं, कि सब ऑलमोस्ट सेम है? देखिए, मैं कुछ एयर प्यूरीफायर्स, मैं आज अमेजोन पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ एयर प्यूरीफायर्स, या किसी भी दुकान पे जाता हूँ तो वहाँ पे एक 5,000 रुपये का एयर प्यूरीफायर आता है, 2,000 रुपये का एयर प्यूरीफायर आता है, और एक 50,000 का एयर प्यूरीफायर आता है। 1.5 लाख रुपए का एयर प्यूरीफायर। बिल्कुल। तो 2,000 रुपये वाले में और 1.5 लाख रुपए वाले में कुछ जरूर फर्क होगा। इसमें 3 चीज़ों में फ़र्क होता है। एक तो जो मोटर है, जो उसकी कैपेसिटी, एयर हैंडलिंग कैपेसिटी, वो कितना शोर मचा रही है। आप अगर वो 2,000 वाला लेंगे तो वो शायद ऐसा लगेगा कि घर में कोई मोटर चल रही है, जबकि जो बहुत एक्सपेंसिव वाले हैं वो बिल्कुल, जैसे आपका ये लगा हुआ है, बिल्कुल शोर नहीं हो रहा है। एक दूसरा, जो उसके अंदर फिल्टर्स लगे, देखिए HEPA फिल्टर एक बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव और एक बहुत ही फाइन मैकेनिज्म से तैयार की गई चीज़ है, जिसमें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक साइज के पोर्स होते हैं जो एयर को पास होने देते हैं, बट मोस्टली सारा पार्टिकुलेट मैटर, लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर चीज़ों को ट्रैप कर लेते हैं। तो उसकी क्वालिटी तो उसके बनने के प्रोसेस पे ही निर्भर करेगी ना, और वही उसका हार्ट है, वही उसका सब कुछ है। अगर फिल्टर उसमें पुअर क्वालिटी का है तो फिर वो देगा नहीं। अच्छा, इनमें क्या होता है, जो ये सस्ते वाले हैं इनमें कोई अपना मीटर नहीं होता, तो आपने लगा लिया, आपको दिली संतुष्टि हो गई कि भाई मेरे कमरे में लगा हुआ है, बट यू हैव नो वे ऑफ प्रूविंग कि एक्चुअली उसने कुछ किया। और जो एक्सपेंसिव वाले हैं इनमें अपना मीटर होता है, आपने लगाया, शुरू में 300 दिखाया, आपने चलाया, 1 घंटे के बाद वो 50 आ गया, यू नो दैट इट हैज़ वर्क। तो ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि महंगा है तो अच्छा होगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, गलत है ये। सो अगर कोई एयर प्यूरीफायर ले रहा है
तो उसको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? फर्स्ट इज हेपा फिल्टर होना चाहिए कि नहीं? उसको एक देखिए कि एयर हैंडलिंग कैपेसिटी उस मोटर की कितनी है, कितनी होनी चाहिए एक रूम में? नहीं, उसकी एक वॉल्यूम के हिसाब से होता है। तो जो आपके रूम का वॉल्यूम है उसकी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी आपके वॉल्यूम के हिसाब से होनी चाहिए। तो उस पे लिखा होता है यूजुअली, उन पे सब पे लिखा होता कि है ये 200 स्क्वायर फीट के रूम में कि सही है, ये 1000 स्क्वायर फीट की, ये 50 स्क्वायर फीट। तो पहली चीज तो मोटर की एयर हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है। दूसरा, उसका हीपा फिल्टर कैसा है, कहाँ बना है उसकी। अब कहीं बिल्कुल लोकल किसी ने आपके कॉलोनी के पीछे वाले किसी मार्केट में बना के बेचा है तो कहीं तो वो उसमें टॉप क्लास क्वालिटी नहीं होगा। तो हमें हीपा फिल्टर की क्वालिटी देखनी है। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं, जैसा मैंने कहा उसमें मीटर है कि नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मीटर के साथ वाला लें। और दूसरी टेक्नोलॉजीज है, उसका बैकअप मैकेनिज्म, कल को अगर वो फिल्टर चेंज करना होगा तो उसकी सप्लाईज, उसकी कॉस्ट, यू नो इट्स लाइक प्रिंटर। आप पहले लेते हैं प्रिंटर, बड़ा सस्ता होता है, कार्ट्रिज में पैसे निकल जाते हैं, और फिर अगर आपने पैसे की वजह से उसका फिल्टर नहीं चेंज किया तो सारा खराब हो जाता, खेल खराब हो जाता। ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। सो इसके बाद लेट्स से एक इसका सस्ता वर्जन पे जाते हैं जो बहुत लोग बात करते हैं, और यूजुअली मेरे जो अमेरिकन फ्रेंड्स हैं वो जब इंडिया में आते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा आजकल सोचने लग गए हैं पोल्यूशन के बारे में, राइट, वो लोग करते हैं मास्क पहन के घूमते हैं। और इंडिया में भी अब लोग करने लग गए कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, हमें N95 मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए। उससे कुछ होता है? मुझे मालूम था कि अब एयर प्योरीफायर के बाद अगला यही टॉपिक आ रहा है। तो मास्क राज 3 तरह के होते हैं। एक क्लॉथ मास्क जो लोग अक्सर घर में कपड़े से बना लेते हैं। दूसरा जो सर्जिकल मास्क हम लोगों का आता है, सिंगल प्लाई, 3 प्लाई, जो हम लोग सर्जरी में यूज़ करते हैं। और तीसरा N95। तो क्लॉथ और सर्जिकल मास्क का पोल्यूशन के कंट्रोल में कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर है और जो गैसियस मैटर है वो सब उसमें से निकल जाता है। जो रोकता है, मदद करता है, वो N95। उसका नाम ही है N95 क्योंकि वो 95% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर को रोक लेता है। ठीक है। उसका जो पोर साइज होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कैच हैं। और कैच ये है कि वो जो मास्क है वो आपके नोज के ऊपर यहाँ लगेगा और यहाँ से होता हुआ आपके पूरे मुंह को कवर करते हुआ इस पूरे एरिया पे टाइटली फिट होगा, ताकि आपने जो सांस ली और सांस बाहर की वो सब उस मास्क के थ्रू पास हो रहा है। आपने मास्क लगाया लेकिन ऊपर ये खोला हुआ है, आपने सांस ली तो 50% हवा उसमें से गई और 50% हवा साइड में से हो गई, तो वो तो मतलब नहीं करेगा। तो यस, मास्क कैन हेल्प यू इफ इट्स ए प्रॉपर मास्क, डैमेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फिटिंग एंड प्रॉपरली अप्लाइड, जिससे आप सारा ब्रेथ उससे पार्ट हो रहा है, तो पार्टिकुलेट मैटर से आपको छुटकारा मिलता है। तो अगर कोई एक इंसान रोज मान लो मेट्रो में ट्रैवल करता है या रोज उसको कम्यूट करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट में, एंड उन्हें पता है कि कोई एक एरिया आता है जहाँ से बहुत धूल होती है या पोल्यूशन है, जहाँ पे स्पेसिफिक उनको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट होती है या स्मेल बेकार आती है, अगर वो मास्क लगा के उधर से जाते हैं तो अगर 100% डैमेज नहीं होगा तो एटलीस्ट 20-30% वो बच जाएंगे। बिल्कुल 100% करेक्ट कहा आपने, लेकिन एक कैविएट है कि वो मास्क लगा के कृपया एक्सरसाइज ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सुबह मास्क लगा के वो साइकिलिंग और दौड़ने चले जाते हैं, वो एक बैल मुझे बार वाली चीज़ है, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस होता है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे और आपको ज़्यादा सांस लेनी होगी, वो सांस आप नहीं ले पाएंगे और हो सकता है आपको ऑक्सीजन कम हो जाए और उससे आपको नुकसान हो जाए। लॉन्ग वॉक्स पे जा सकते हैं लोग? नहीं, अगर कोई भी चीज़ जिसमें आपकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल से बढ़ रही है तो N95 पहन के ना करें प्लीज़। ओके, अनदर थिंग, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, विच इज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है और बाहर में भी कम होता है, कि इंडोर कुकिंग से जो पोल्यूशन होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। इनफैक्ट अराउंड द वर्ल्ड इंडोर एयर पोल्यूशन एंड कुकिंग से जो गैसेस आती हैं उसकी वजह से 7 मिलियन डेथ्स वर रिकॉर्डेड। मतलब घर के अंदर खाना नहीं बनाए। अब क्या सोल्यूशन इसका? मैं आपको बधाई देता हूँ ये सवाल पूछने के लिए, बहुत रेलिवेंट सवाल है राज, और ये शो करता है कि आपका शो इतना सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव क्यों है, क्योंकि आप वो सवाल पूछते हैं जो जनमानस के यूज़ का है। हमारे देश का बड़ा तबका रूरल एरियाज़ में रहता है। ये जो हम गैस और ये सब चीज़ें देखते हैं, यह
पहुंची हैं बट सब जगह नहीं पहुंची हैं। और आज भी 50-60% से ज़्यादा रूरल हाउसहोल्ड बायोमास फ्यूल को यूज कर रहे हैं इंडोर। टिपिकली क्या होता है, एक कमरा होता है जिसके कोने में एक चूल्हा होता है और गृहिणी उस चूल्हे पर उपला, कोयला, लकड़ी, कोई ना कोई चीज़ यूज करके बनाती है। उसी कमरे में, उसी के बगल में उसका बच्चा बैठा होता है, वृद्ध भी उसी कमरे में होते हैं और वो धुआं सारा कमरे में होता है और अक्सर कोई एग्जॉस्ट का मीन्स नहीं होता। और हमारे कुछ कॉलीग्स ने इसमें एक स्टडी की है कि वो बिल्कुल जो चूल्हे से निकल रहा होता है काला काला धुआं, उसमें PM 2.5 का लेवल 25,000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक होता है। मतलब कितना टॉक्सिक है वो धुआं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वो छोटा सा बालक, वो गृहिणी, वो वृद्ध, वो सब उसी एयर को ब्रीथ करते हैं। और यह हमारे देश में रूरल लोगों में एयर पोल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम्स का कॉमनेस्ट कॉज है। तो गैस से नहीं होता? जैसे घर पे गैस पे आप कुक करते हो, उसमें से भी स्टीम निकलता है, धुआं निकलता है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। और उसके लिए भी अगर आप कोई एग्जॉस्ट लगा दें जिससे वो निकल जाए तो वो फिर बहुत और ज़्यादा कम होता है। तो हर बार जब धुआं निकलता है घर में तड़का लगता है और बहुत धुआं होता है पूरे घर में। तड़के का जो धुआं है राज, वो अलग होता है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर और मैं यही पूछने वाला था, उससे कुछ होता है? नहीं होता है, उसको भी होता है। आइडियली तो किसी भी तरह का जो धुआं, और चाहे वो तड़का लगने का हो या गैस से हो, जो इनविजिबल होता है, जो हमारे घर में जो गैस आती है सिलेंडर से या पाइप से, उससे ऐसा नहीं है कि धुआं नहीं निकलता, निकलता है, लेकिन वो इनविजिबल होता है। और इसीलिए हम अगेन, मैं अपने पेशेंट जब जाते हैं तो उनको बोलता हूँ कि घर में एग्जॉस्ट लगवाओ, किचन में चिमनी लगवाओ, उसके ऊपर चिमनी भी लगाओ। और एक उनके हस्बैंड्स को या वाइफ्स को बोलता हूँ कि आप चिमनी भी लगाओ, एग्जॉस्ट भी लगाओ। गैस ऑन करने से पहले चिमनी और एग्जॉस्ट को ऑन करो और गैस ऑफ करने के 10 मिनट तक उसको ऑन रखो ताकि सारा धुआं बाहर निकल जाए। इससे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 0% हो गए, बट आपका एक्सपोजर लेवल रिड्यूस हो जाता है। अनदर थिंग, पैसिव स्मोकिंग, मुझे उस पर बहुत बात करनी थी। मैंने ट्राई किया डेटा ढूंढने का, मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं उस पर, क्योंकि शायद बड़ी बड़ी स्मोकिंग कंपनीज उसे दबा देती हैं। तो पैसिव स्मोकिंग से क्या होता है? जैसे हमको ये तो पता है कि स्मोकिंग इज़ बैड, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है कि स्मोकिंग से लंग्स अफेक्ट होते हैं। पैसिव स्मोकिंग से क्या होता है? तो मैं एक्चुअली आपसे ये चाहता हूँ कि पहले आप स्मोकिंग के बारे में बताओ, फिर पैसिव स्मोकिंग के बारे में बताओ। तो स्मोकिंग में हम जब पीते हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, सिगार हो या और कोई भी, आजकल वेप आ गया है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। Okay. बहुत आई एम वेरी पैशनेट एंड मैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले ये जितनी भी ये सिगरेट, ये तो तंबाकू के यूज से रिलेटेड जितनी भी हैं, इन सब में जब आप स्मोक करते हैं तो इसमें निकोटिन होता है। जब निकोटिन हमारे लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, ब्लड से वो ब्रेन में जाता है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाता है, तो इट्स एन इंस्टेंट स्टिमुलेंट। वो एक फील गुड फैक्टर तुरंत देता है, ब्रेन को बड़ा अच्छा लगता है। तो और इतना हाईली एडिक्टिव है कि अगर वो कपल ऑफ टाइम्स चला जाए तो ब्रेन स्टार्ट्स आस्किंग फॉर इट, कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और क्रेविंग होती है और उसकी वजह से व्यक्ति उसका एडिक्ट हो जाता है। तो जो एडिक्शन उसको हुआ वो निकोटिन से हुआ। लेकिन जब हम सिगरेट या बीड़ी, किसी भी तरह से जब ये टोबैको जलता है तो निकोटिन तो एक चीज़ है, बट उसके साथ साथ जो वो जलने में दर्जनों, मतलब मोर देन 70 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अंदर जा करके लंग्स को और फिर एब्जॉर्ब होके हेड टू टो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और वो कैंसर कॉजिंग भी है। मोर देन 70 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स सर्टिफाइड बाय WHO आर प्रेजेंट इन सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, सिगार, स्मोक। ये कहीं से भी आए। जो व्यक्ति डायरेक्टली इनहेल करता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्मोकिंग। जब आप हाथ में उसको लिए बैठे हो और वो धुआं उड़ रहा है, जो धुआं कमरे में बढ़ रहा है और वहाँ कमरे के सब लोग पी रहे हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी स्मोकिंग। और कई बार वो धुआं जम जाता है कारपेट्स पे,
कर्टन्स पे, दूसरे आइटम्स पे वहाँ जाके जम जाता है, उसके पार्टिकल्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और छोटे छोटे टॉडलर्स जब उसके ऊपर खेलते हैं तो वो वहाँ से वो धुआं या पार्टिकल्स उड़ते हैं और वो बच्चे उसको इनहेल करते हैं। उसको कहते हैं टर्शियरी स्मोकिंग। प्राइमरी स्मोकिंग, सेकेंडरी स्मोकिंग, टर्शियरी स्मोकिंग। अगर आपने सिगरेट पी है और फिल्टर लगा हुआ है तो आप जो धुआं इनहेल कर रहे हो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें फिल्टर से रुक जाती हैं, लेकिन जो उसके एंड से जो धुआं उड़ रहा है वो तो फिल्टर से नहीं गया। तो जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, जो कमरे में लोग बैठे हैं, जो यूजुअली पत्नी होती है और बच्चे होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं, वो जो सेकंड हैंड स्मोक लेते हैं वो आपने जो स्मोक लिया उससे वर्स होता है, क्योंकि आपने तो उसको फिल्टर के थ्रू लिया। यूजुअली बीड़ी में नहीं होता, बट सिगरेट अगर फिल्टर सिगरेट है और आजकल मोस्टली फिल्टर सिगरेट ही है तो वो फिल्टर के थ्रू पास हो रहा है, लेकिन जो आपने उसमें से जाने दिया वो तो अनफिल्टर्ड है और वो वही नुकसान करेगा उनको जो आपको कर रहा है। इसीलिए जो स्मोकिंग मेल्स वाले हाउसेज होते हैं उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हमेशा चेस्ट डिजीजेस का प्रॉब्लम बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि वो घर से वो टर्शरी स्मोक वो इनहेल करते रहते हैं। एंड यूजुअली जैसे आप ऑफिसेज के बाहर देखते हो चाय की टपरी होती है, वहाँ पर लोग स्मोकिंग करते हैं, राइट। एंड वहाँ पर कुछ लोग चाय पीने जाते हैं, कुछ लोग स्मोक करने जाते हैं। तो वहाँ पर जो नॉन स्मोकर्स हैं उन्हें होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उनके साथ क्या होता है? लाइक आर दे तो कुछ ज़्यादा खराब कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत इट्स फाइन एक दो बार, कि इट्स रियली वर्स? आप बाहर जाके अगर सिगरेट पी रहे हो, मान लीजिए किसी क्लोज्ड एरिया में सिगरेट पी रहे हो, तो आसपास जो आपके लोग खड़े हैं, जैसे अक्सर होता है लोग मीटिंग कर रहे हैं और आपने फू करके धुआं छोड़ा और दूसरे के ऊपर चला गया, हालांकि ये गलत है लेकिन लोग करते हैं, तो वो जिसने वो इनहेल किया उसको नुकसान होगा। और इसीलिए जब मैं अपने पेशेंट्स को डिस्चार्ज करता हूँ मैं उनको एक और वार्निंग देता हूँ कि अगर आप कभी किसी क्लब में जाएं तो प्लीज़ जो वो बार वाला रूम है उसमें मत जाइएगा, क्योंकि वो रूम यूजुअली भट्टी जैसा होता है, क्योंकि वहाँ सब बैठ के ड्रिंकिंग के साथ यूजुअली स्मोकिंग होता है, तो वो रूम फर्नेस जैसा। मैं उनको स्पेसिफिकली मना करता हूँ कि वैसे आप जाओ, आपके घर में अगर गलती से कोई स्मोक करने लगे, हाथ जोड़ के विनम्र विनती करके उससे कहना प्लीज़ बाहर जाके पी लीजिए। और अगर कहीं किसी के घर जाओ वो पिए तो तुम घर से बाहर निकल जाना, और क्लब में जाओ तो बार रूम में कभी मत जाना। ये सब एडवाइस देते हैं क्योंकि ये हैविली नुकसान पहुंचाता है। सो आर यू टेलिंग कि अगर एक इंसान स्मोक कर रहा है घर में एंड उन्हें चांसेस हैं कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर उनको हो जाएगा, उतने ही चांसेस उनकी बीवी और उनके बच्चे के भी हैं? सो वो खुद को तो अफेक्ट कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ बीवी और बच्चों को भी अफेक्ट कर रहे हैं, और सबके इक्वल चांसेस हो जाते हैं लंग कैंसर होने के। जितना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर हो रहा है उसके हिसाब से हो जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने घर में बैठ के कोई करता है, अब सामने आप उनके साथ बैठे हो तो आपके भी चांसेस डिपेंड करता है ना कि हाँ कितना एक्सपोजर हुआ। अगर उनका एक्सपोजर उतना ही है तो उनका चांसेस इतना होगा। और हम अभी ड्यूरिंग द कोर्स लंग कैंसर पे आएंगे, जो पूरे देश को जानना बहुत ज़रूरी है। वी विल गो देयर इन डीप। बिफोर दैट, अगर कोई विमेन स्मोक करती है तो क्या उनके बच्चे पे अफेक्ट करता है वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी? यस, वंस अगेन आप बहुत सुंदर सवाल पूछ रहे हैं राज। ये वाकई ये एपिसोड लोगों को बहुत मदद करेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर एक प्रेग्नेंट महिला ने स्मोक किया तो वो सारे केमिकल्स जो एब्जॉर्ब हुए वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में भी जाते हैं। और अगर पहले ट्राइमेस्टर में हैवी एक्सपोजर हुआ तो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, जिसमें मतलब बच्चे में जन्मजात वो डिफॉर्मिटीज़ विकृतियाँ आ जाती हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ रिटार्डेशन, गर्भाशय के अंदर डेथ हो जाना, प्री मैच्योर डिलीवरी, और ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो पेरीनेटल मतलब पैदा होने के वक्त के आसपास के पेरी में जो प्रॉब्लम होती हैं उसका इंसिडेंस कहीं ज़्यादा होता है। तो गर्भवती महिला अगर स्मोक कर रही है तो वो अपने बच्चे को भारी नुकसान पहुंचा रही है। और यही चीज़ जब एक गर्भवती महिला पॉल्यूटेड शहर में सांस लेती है तब भी यही होता है, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर में भी वही कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। मुझे ऐसी टॉप 5 सिटीज़ बताओ इंडिया में जिनमें पोल्यूशन सबसे कम है। गैंगटॉक, अभी मैंने ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, इंडिया में सबसे कम पोल्यूशन जिस सिटी में है वो है गैंगटॉक, टॉप पे है। ओके। फिर नॉर्थ ईस्ट
के जो सिटीज़ हैं, खासकर से Okay. जो हिलीस एरिया, शिलोंग है और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के सिटीज़ हैं, वो साफ हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जब आप आते हो तो जो साउथ में छोटे सिटीज़ हैं जो शहर से दूर हैं, उनमें पोल्यूशन नॉर्थ से कम है। अब हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो हर साल अपनी लाइफ 5.3 ईयर्स से कम करते जा रहे हैं जी। बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इज दैट ट्रू? या सो यह एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक वहाँ बहुत एक फेमस साइंटिस्ट हैं, मतलब वहाँ फैकल्टी मेंबर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, जिन्होंने यह स्टडी की थी। इसको AQLI कहते हैं, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। तो उन्होंने पूरे देश की पिछले 25-30 साल की एयर क्वालिटी की जो मॉडलिंग, जो वैल्यूज़ थी, उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ किया है, नासा से और यहाँ वहाँ से, उसको उस शहर के मॉर्टेलिटी डेटा के साथ कोरिलेट किया और फिर उन्होंने फिर से उस पर मॉडलिंग की कि अगर उस शहर की एयर क्वालिटी जो थी उसकी जगह WHO के मानकों के हिसाब से होती तो उस मॉर्टेलिटी पे क्या फर्क पड़ता। और फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि एयर क्वालिटी WHO स्टैंडर्ड की जगह दूसरी होने की वजह से एक्स्ट्रा डेथ्स कितनी हुई। तो उस पर उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि पूरे इंडिया के लिए एक वैल्यू थी और वो वैल्यू नॉर्थ इंडिया में करीब 3 साल ज़्यादा थी, कि अगर नॉर्थ इंडिया की एयर WHO मानकों के हिसाब से हो जाए तो हर व्यक्ति 5.5 या 7.5 साल पहले, जब ये फर्स्ट टाइम डेटा आया था तब पूरे देश के लिए 5.5 साल था और नॉर्थ के लिए 8-8.5 साल था। अभी मैंने कुछ हफ्ते पहले उसका एक लेटेस्ट वर्जन पढ़ा है, उसमें उन्होंने उसको वैल्यूज़ को थोड़ा कम कर दिया है, बट आज भी उनकी वैल्यूज़ 5.5 साल से ज़्यादा। यानी अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी WHO स्टैंडर्ड्स पे हो जाए तो मैं और बाकी सारे दिल्ली वासी 5.5 साल ज़्यादा जिएंगे। अभी दिल्ली में हाई सोसाइटीज़ में एक चीज़ चल रही है विच इज़, मुझे पूछना है उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? सो कनाडा से कुछ लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रेश एयर कैन्स में। आपने सुना है इसके बारे में? हाँ। प्योर फ्रेश एयर कैन से आ रही है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और इंडिया में बहुत इंपोर्ट हो रही है और काफ़ी लोग हाई सोसाइटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? फ्रेश एयर इंपोर्ट कर रहे हैं, बट इससे पहले कई सालों से मैंने लोगों को ऑक्सीजन कैन्स यूज़ करते हुए देखा था। मैंने लोगों को ऑक्सीजन स्पाज में जाते हुए देखा था, जहां लोग कहते थे कि प्लीज़ कम एंड टेक 100% ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फॉर हाफ एन आवर एंड डिटॉक्स योर लंग्स। यस। तो मैं उनको सबको ये बताना चाहता हूँ कि सांस लेना एक 24/7 कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक अनवरत कंटिन्यूस 25,000 टाइम्स पर डे चलता रहता है। 25,000 सांसों में से अगर आपने 2-2.5 हजार सांसों में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन थोड़ी सी साफ हवा या ऑक्सीजन दे दी तो वो एक सागर में बूंद के जैसा नहीं होगा, और उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो लंग डिटॉक्स कुछ नहीं होता? लंग डिटॉक्स हम रोज सुनते हैं। मेरे हिसाब से अगर डिटॉक्स की डेफिनेशन उस डिपॉजिटेड पॉइजन को रिमूव करना है, जो मेरे ख्याल से डिटॉक्स का मतलब होना चाहिए, तो वो संभव नहीं है। लेकिन जब आप डिटॉक्स प्रोग्राम्स पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं। आपको एक्सरसाइजेस सिखाया जाता है, आपको एक लाइफस्टाइल को रेगुलेट करना, बहुत सारी, इट्स अ पैकेज। तो जब आप वो सब चीज़ें करते हो, मान लीजिए आपका पोस्चर ऐसा रहता था हमेशा, आप अपने लंग्स को दबा के रखते थे, उन्होंने आपको पोस्चर ऐसे कर दिया, आपको डीप ब्रीदिंग सिखा दी, तो आपने कुछ तो अपने को इम्प्रूवमेंट कर लिया। तो यह चीज़ें, योगा किया आपने, योगा, मैं आई एम ए बिलीवर इन योगा। योगा एक ज़बरदस्त साइंस है, उससे आप लंग की कैपेसिटी को बढ़ाते हो, लंग की पूरी कैपेसिटी को रियलाइज करते हो, क्योंकि नॉर्मली लंग के जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं वो शायद एक्सपैंडेड नहीं होते, आप उनको एक्सपैंड करके पूरी कैपेसिटी को रिक्रूट करते हो। लेकिन अगर ये कहे कि उससे आप पॉइजन से
लंग को होने वाले नुकसान को बचा सकते हो, तो एज ए साइंटिस्ट मैं उसको चैलेंज करता हूं कि पॉइजन इज ए पॉइजन। आप अगर ये कहें कि योगा से आप बॉडी पे पॉइजन के इफेक्ट को हटा सकते हैं, तो मेरा जो साइंटिस्ट का, डॉक्टर का माइंड है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक थेरेपी होती है HBOT, हाइपर बारिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये लोग लेते हैं हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, टू सी कि 45 मिनट का मैं एकदम प्योर ऑक्सीजन ले लूँगा एंड देन उससे मेरा ब्रेन, मेरे लंग्स, मेरे ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी वो सब बहुत बेटर होगा। इससे कुछ होता है? हाइपर बारिक का मतलब होता है, बार मीन्स प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 बार मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइपर बारिक मीन्स कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे हाई प्रेशर पे, तो इससे एक ये बड़ा सा टैंक होता है जिसके अंदर आपको लिटा या बिठा दिया जाता है और उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है और उसका प्रेशर बहुत हाई बिल्ड कर देते हैं। यह चीज़ मेडिकल साइंस में यूज़ होती है, जैसे टिटनस का ट्रीटमेंट होता था एक टाइम पे, उसमें ये हाइपरबारिक ऑक्सीजन का, और भी कुछ इसके मेडिकल इंडिकेशंस हैं। बट अगर उस चीज़ को कोई एक्सटेंड करे कि उससे आपके लंग्स के अंदर जमा ये जो काले पार्टिकल्स हैं ये हट जाएंगे, या आप, हाँ, उस दौरान आप अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ा दोगे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल्स का अपर सीमा 100 होती है। 100% से ऊपर तो आप नहीं कर सकते, सुपर सैचुरेटेड तो नहीं कर सकते। तो किसी भी अंग को, पहली बात, मेडिकल साइंस जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसमें एक क्लियर है कि किसी भी अंग को जो डैमेज हो चुका है उसको अंडू करके नॉर्मल ऑर्गन ला दे, ऐसी कहीं कोई पद्धति नहीं है। तो कोई ये कहे कि किसी को ब्रेन में या हार्ट में डैमेज हो चुका है और आप हाइपरबारिक ऑक्सीजन आधे घंटे का कोर्स दे करके उसको अंडू करके उसको 18 साल का हार्ट बना देंगे, तो ये गलत है। हम वेपिंग पे बात करना स्टार्ट कर रहे थे। वेपिंग आजकल बहुत कूल बन गया है, हर नेक्स्ट पर्सन और नेक्स्ट टीनेजर और नेक्स्ट किड इज डूइंग इट। या उससे कुछ फर्क पड़ता है? लोग बोलते हैं कि वेपिंग इज नॉट बैड एज स्मोकिंग। वेपिंग को हम ई सिगरेट भी कहते हैं। तो हम एक ई सिगरेट या कोई भी शेप में आए, उसमें क्या होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो स्मोकिंग में धुआं आता है, हम उस धुएं को मिमिक कर रहे हैं। तो धुआं, स्मोकिंग में तो धुआं होता है, वेपिंग में एरोसॉल बनता है। वो एरोसॉल कहाँ से बनता है? हम कुछ ईथर्स को यूज़ करते हैं जो हाईली वॉलेटाइल होते हैं। जब वो ईथर्स किसी भी हीटेड चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो वो इवेपोरेट होके एरोसॉल बन जाते हैं, जिसको हम इनहेल करके नाक मुंह से निकाल देते हैं और हम स्मोकिंग को मिमिक करते हैं, हम फील करते हैं कि हम वैसा ही कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ उसमें होती है एक एटमाइज़र, जहाँ पर ये होता है। तो एक बैटरी, एक एटमाइज़र और एक टैंक जिसमें ये ई लिक्विड स्टोर्ड होता है। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं ई सिगरेट के। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, शेप्स हैं, और इसको ENDS, एंड्स भी कहते हैं। एंड्स क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम्स। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है ये। जब इसको प्रोपेगेट और प्रमोट किया गया, सो इट वाज प्रमोटेड एज ए सेफ ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग, कि भाई आपको सिगरेट छोड़नी है तो आप इसको ले लीजिए, आपको सिगरेट नहीं पीनी है तो इसको ले लीजिए। आप सिगरेट नहीं भी पीते हो बट बिना नुकसान सहे हुए सिगरेट पीने का मजा लेना है तो इसको, तो तरह तरह से इसको प्रमोट किया गया। लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसको पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पी लो जब तक मन करे, और इससे उसके कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी दिखाया गया कि जो लोग इसके आदी हो जाते हैं वो धीरे धीरे उस पे भी चले जाते हैं और वो फिर दोनों ले लेते हैं। तो ना तो ये उधर से इधर लाने में मदद करता है, ना ये इधर सेफ है, और ये इधर से उधर जाने में लीड करता है। अब आए हम डैमेज पे। डैमेज क्या क्या होता है, क्यों होता है और कितना होता है? डैमेज कई टाइप्स के हैं वेपिंग से। एक तो आप वो इनहेल कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, ईथर है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस स्मोकिंग और इसमें है वो ये है कि स्मोकिंग फिर भी एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। वहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं जी, फिल्टर होना चाहिए, फिल्टर ऐसा होना चाहिए। यह है टोटली अनरेगुलेटेड, घर घर में चलने वाली इंडस्ट्री है, इसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। अच्छा, एक और कैच है,
उसमें लिखा होता है दिस प्रोडक्ट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें कंजम्पशन तो आपने मुंह से ले लिया, वो भी कंजम्पशन है, लेकिन मुंह से कोई चीज लो तो उतना नुकसान नहीं होता जितना उसी चीज को आप अपने फेफड़े के अंदर डाल लो। किसी के ऊपर ये नहीं लिखा होता है दिस इज फिट फॉर ह्यूमन इनहेलेशन। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप मुंह से खा सकते हो, लेकिन उनको वेपराइज करके अगर आप लंग में डालोगे तो कहर ढा दोगे। यही चीज ई वेपिंग के साथ है। दूसरा डैमेज जो हो रहा है, इसमें बैटरी होती है, वो दर्जनों सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं जहां वो बैटरी ओवरहीट हो गई और ब्लास्ट हो गया और लोगों को बर्न इंजरीज हुई हैं। So, इसमें पैसिव भी प्रॉब्लम है? सेम 100% सेम जो स्मोकिंग है वो है, जो आपने जो एक्सहेल किया वो पैसिव वालों को भी हो रहा है। और ये कहना कि लंग्स खाली हो रहे हैं, नहीं, इससे ब्रेन डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है, एंडोक्राइन ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, इससे हॉस्पिटल एडमिशंस हो रहे हैं, इससे डेथ्स हो रही हैं। और ये सब लिटरेचर में है, कोई मेरे माइंड का इमेजिनेशन नहीं। पोल्यूशन से ब्रेन डैमेज कैसे होता है? हाँ, पोल्यूशन से ब्रेन डैमेज ऐसे होता है कि जब पोल्यूशन के जितने भी केमिकल्स हैं वो सब लंग से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, तो वो ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, किडनीज में, इंटेस्टाइन्स में, हर ऑर्गन में जाते हैं। तो ब्रेन में वो सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं जो बच्चों को अफेक्ट करता है। आपने चूंकि ये पूछा, तो आजकल प्राय लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े चंचल हैं, बड़े हाइपर एक्टिव हैं, और उसके लिए लोग खाने पीने को दोष देते हैं कि शायद आजकल का खाना या बच्चे चंचल। एक्चुअली वो पोल्यूशन का इफेक्ट है। उनको जो न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो उनकी चंचलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टडीज आई हैं चाइना से जहां उन्होंने कहा है कि a child born and brought up in a highly polluted city usually loses IQ by a figure of 10। मतलब अगर वो नॉर्मल शहर में होता तो जितनी उसकी होनी थी उससे 10 से कम हो जाती है। बड़े होकर के ब्रेन अटैक, जिसको हम पैरालिसिस स्ट्रोक कहते हैं, उसका इंसिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, जो पोल्यूटेड शहरों में बच्चे रहते हैं उनमें ब्रेन के इफेक्ट होने की वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में इफेक्ट होती है। तो ये ब्रेन सिस्टम को बुरी तरह से इफेक्ट करता है। ये लंग्स के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है और वहाँ भी आपको ऑप्टिमम कैपेसिटी नहीं आने देता है। हार्ट को इफेक्ट करता है। बच्चों में आजकल प्रीमेच्योर हाइपरटेंशन हो रहा है, एडल्ट्स में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, एरिथमियाज हो रहे हैं। ये सब इसकी वजह से है। लेटेस्ट रिसर्च, डायबिटीज़, हम इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अभी ICMR की स्टडी आई है जिसमें जो डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स को मिलाएं तो नियरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। यानी 5 इंडियंस अगर यहाँ बैठे हैं तो उसमें से एक डायबिटिक होगा। वहाँ भी अब पोल्यूशन का रोल आ रहा है, दैट यू आर डायबिटिक बिकॉज यू आर एक्सपोज टू पोल्यूशन। वो पैंक्रियाज में पार्टिकल्स जाते हैं। और लेटेस्ट ओबेसिटी, अगेन ओबेसिटी भी हमारे यहाँ बढ़ रही है। हमें लंग केयर फाउंडेशन ने दिल्ली के बच्चों में एक स्टडी की थी, हमने 40% बच्चों को ओबीज या ओवरवेट पाया था। तो वो भी अब आ रहा है कि वो आपके फैट में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं उसकी वजह से फैट मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है और उसकी वजह से होता है। तो यू आर ओबीज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू ईट बट बिकॉज ऑफ व्हाट यू ब्रीथ। आपने वो वीडियोस देखे हैं जो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जहाँ पे आता है कि इतनी देर तक सांस रोको मतलब आपका लंग हेल्दी है या डैमेज्ड है, वो ट्रूथ है? मैंने ही वो वीडियोस डाले हुए हैं। कोविड के टाइम में जब खासकर से सेकेंड वेव में जब ये हुआ था कि लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ था, लोग थोक में CT स्कैन कराने जा रहे थे क्योंकि सबको डर था कि कहीं मेरे को लंग इन्वॉल्वमेंट ना हो गया हो। तो मैं चूंकि चेस्ट सर्जन हूँ, 30 साल से चेस्ट सर्जरी करता हूँ, तो हम लोग अपने पेशेंट्स को सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिवली ट्रेन करते हैं, एक्सरसाइज ट्रेनिंग कराते हैं जिसमें उनको फिजियोथेरेपी सिखाते हैं कि गहरा सांस खींचो 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 और खींच के रोक लो। तो 45 सेकंड्स जो है वो एक गुड मार्क है कि अगर आप 45 सेकंड से ऊपर रोक पा रहे हो दैट मीन्स योर लंग्स आर हेल्दी, क्योंकि उस 45 सेकंड्स तक बिना किसी ऑक्सीजन के आप चल रहे हो क्योंकि आपने सांस रोकी हुई है। तो ये लंग्स को हेल्दी शो करता है। लंग को अच्छा कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज से।
कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए लंग्स को बेटर करने के लिए, ताकि एक तो यही है, पोल्यूशन होने के बाद भी थोड़ा मेहनत मिले, थोड़ी हमें राहत मिले। 3-4 चीजें हम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला होता है पोस्चर करेक्शन, कि जैसे बहुत से लोगों की ऐसे बैठने की आदत है, तो आप अपने लंग को दबा रहे हैं, तो जो आपकी गॉड ने आपको हाइट और चेस्ट कैपेसिटी दी है, तो आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए और ये जो शोल्डर्स हैं ये पीछे की तरफ होना चाहिए। इससे आपके लंग्स को पूरा फैलने का मौका मिल रहा है। एक दूसरा, आप जो ये ब्रेथ होल्डिंग मैंने बोला, आप ऐसे खींचिए तो आपका चेस्ट फैलता है, लंग भी फैलते हैं। और लंग में अगर किसी भी तरह की किसी कारण की वजह से कोई स्टिफनेस हो रही है, तो वो आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इससे आप ना उसकी कंप्लायंस, उसकी प्लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। और जब आप खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो उसकी प्लायबिलिटी लंग्स बिकम मोर इलास्टिक, तो वो होता है। तीसरी है कार्डियो एक्सरसाइज। हम कहते हैं कि 30 से 40 मिनट, कम से कम 5 दिन और हो सके तो 6 दिन आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें आपकी सांस फूले। अब आप ट्रेडमिल पे चलो, क्रॉस ट्रेनर पे चलो, या रोप स्किपिंग करो, या पार्क वगैरह में चले जाओ। आजकल बड़े शहरों में कहीं पार्क वार्क रह ही नहीं गए हैं, और प्लस बाहर की हवा पोल्यूटेड है, तो वो उतना नहीं होता था कोई भी। या अब आजकल मैं जो लोगों को बोल रहा हूँ स्टैटिक साइकिल, क्योंकि ट्रेडमिल से कुछ लोग नी का कहते हैं, जी हमारे को नी में दर्द, तो स्टैटिक साइकिल एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा के अगर आप चलाएं आधा घंटे तक, जिसमें आपका, तो हम कहते हैं कि आप शुरू में 5 मिनट स्लोली वार्म अप होइए, फिर 20-25 मिनट तक आप इस स्पीड से चलाइए कि आपकी थोड़ी सी सांस फूले, और उसको मेंटेन करिए। ये नहीं कि आपने इतना किया कि 5 मिनट में आप गिर गए, उसका नहीं। सो राइज, सस्टेन एंड देन स्लोली यू कूल डाउन। सो अबाउट 30 to 35 मिनट्स अगर आपने कर लिया, तो यह 3 चीजें, पोस्चर करेक्शन, ये वाला आपकी ब्रेथ होल्डिंग, कार्डियो, और फोर्थ, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लंग्स को डैमेज हो। तो धूल और धुआं, जिसमें स्मोकिंग, वेपिंग, ये सब कुछ शामिल है, इन सब टॉक्सिन से लंग को बचा के रखें। ये सारी चीज़ें जो हमने बात करी, हम अपने लंग्स की टेक केयर नहीं करेंगे, हम हर चीज़ को अवॉइड करते जाएंगे, पोल्यूशन, स्मोकिंग, वेपिंग, इतनी सारी चीज़ें जो चल रही है, हम ध्यान नहीं देंगे, तो इन सब का अल्टीमेट जो आपने बोला कि अगले 20 सालों में जो आप देखोगे वो लंग रिलेटेड चीज़ें देखोगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वरीज इज लंग कैंसर, जो हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहा है। सो लंग कैंसर कितना बढ़ते जा रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आज। पहले लोग स्मोकिंग से लंग कैंसर होता था। टिपिकली 18-20 की एज पर लोग स्मोकिंग शुरू करते थे, बाकी तो एयर साफ होती थी, तो 20 साल पे उसका एक्सपोजर शुरू हुआ। हमें मालूम है कि किसी भी टिश्यू को कैंसरस होने के लिए 25 से 30 साल का एक्सपोजर चाहिए होता है। तो 20 + 30 50 की उम्र तक आपके टिश्यूज कैंसर के लिए रेडी हैं। इसीलिए 50s and 60s वाज द पीक एज। स्मोकिंग मेन करते थे, विमेन उस समय नहीं करती थी, इसीलिए वो मेन में होता था और विमेन में नहीं होता था। और स्मोकिंग का डैमेज स्मोकर तक ही सीमित रहता था, तो वो बाकी पॉपुलेशन को नहीं होता था। ठीक है, अब हम आज पे आते हैं। आज AQI 300 वाले सिटी में जो बच्चा जन्म लेता है, एक कन्वर्जन फिगर है कि डैमेज के मामले में 22 माइक्रोग्राम PM2.5 इज इक्वल टू 1 सिगरेट। यानी अगर आपने 22 माइक्रोग्राम वाले शहर में 24 घंटे सांस ली, तो ऐसा ही हुआ कि जैसे आपने 1 सिगरेट पी ली। अब अगर मान लीजिए 300 AQI है, तो वो हुआ करीब करीब 15 सिगरेट्स के बराबर। तो वो जो बच्चा नया जब नवजात शिशु है, वो 15 सिगरेट पी रहा है, और वो रोज पी रहा है, और पूरे चाइल्डहुड में पी रहा है, और वो एडल्टहुड तक पी रहा है। ठीक है, तो जब तक वो 30 साल तक का हुआ, या 35 का हुआ, या 40 का हुआ, उसका शरीर तो 30-40 साल तक एक्सपोज हो चुका ना। और पॉल्यूटेड एयर में वही कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो सिगरेट स्मोक में होते हैं। तो अगर मैं 26 साल की वो लड़की जो एक किसी डंपिंग ग्राउंड के पास रही थी, उसको कैंसर हो गया, या 30s में देख रहा हूँ मैं, या महिलाओं में देख रहा हूँ, तो सब कुछ तो एक्सप्लेन हो गया। क्योंकि स्मोकिंग तो आपकी चॉइस है, आपने स्मोक किया तो आपको डैमेज हुआ, बट ब्रीदिंग तो आपकी चॉइस नहीं है। तो एयर पोल्यूशन इज रिमूविंग द डिफरेंस विच यूज्ड टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। यंगर एज में हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सारी 140 करोड़ जनता पोल्यूटेड एयर में सांस ले रही है। विमेन में हो रहा है और यंगर एज में हो रहा है। और एक और बड़ी सैड स्टोरी है इसके साथ,
कि लंग कैंसर प्रेजेंट कैसे करता है। लंग कैंसर में 2 सिम्टम प्रीडोमिनेंट होते हैं अर्ली लंग कैंसर के, खांसी आना, कॉफ दैट डज नॉट गो अवे, और खांसी में खून आना। ये 2 अर्ली लंग कैंसर जो लंग तक सीमित है उसके ये 2 मेन सिम्टम है। अनफॉर्चुनेटली यही सिम्टम लंग की टीबी में भी होते हैं, और टीबी कहीं ज़्यादा कॉमन है भी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, और टीबी की अवेयरनेस पूरे देश में है। और लंग कैंसर अब यंगर एज ग्रुप में हो रहा है, इसकी अवेयरनेस अभी डॉक्टर्स में नहीं है। तो अगर एक 35 साल की महिला खांसी और खांसी में खून आना की सिम्टम लेके किसी के पास गई, पहला डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस, उसको टीबी की दवा शुरू कर दो। 2 महीने 3 महीने वो दवा लेती है, उसके सिम्टम्स नहीं ठीक होते, फिर वो किसी दूसरे अस्पताल में जाती है। इस प्रोसेस में 3 से 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं, और वो जो अर्ली लंग कैंसर था वो स्टेज 4 लंग कैंसर में कन्वर्ट हो जाता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वी आर सीइंग मोर एंड मोर लंग कैंसर इन स्टेज 4। अगर सब लोगों से आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए, या घर पे क्या कर सकते हैं लोग, या अपने लंग्स को कैसे हेल्दी बनाए, अबाउट एनी मैसेज, क्या आप बोलना चाहोगे? व्हाट वुड बी योर लास्ट मैसेज? सो माय लास्ट मैसेज वुड बी कि जो भी चीज़ें हम लो हैंगिंग फ्रूट से शुरू करते हैं, वो सारे लोग जो स्मोक करते हैं, वो हर वो तरीका जिससे वो स्मोकिंग से बच सकते हैं वो ट्राई करें। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको दूसरे शहर रिलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अवेलेबल हैं, इस तरह के क्लिनिक्स हैं। आप किसी डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर से ज़्यादा इसमें ये पता लगा है कि फैमिली सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर पूरी, मान लो हस्बैंड स्मोक करता है, अगर वाइफ फैसला कर ले मैं तुम्हारा स्मोकिंग छोड़वा के रहूँगी, तो वो छोड़ पाएगा। तो पहली बात, स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको छोड़ें। एक दूसरा, मेरे नवयुवक युवा दर्शकों हैं उनसे फर्वेंट अपील है कि आप प्लीज़ ई सिगरेट और वेपिंग से दूर रहें। यह बहुत बड़ा एक राक्षस है जो एक बहुत ही छोटे से बच्चे के रूप में आपके पास आ रहा है। आप उसके साथ खेलने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। तो अगर आपने आदत डाल ली है तो छोड़ दें, नई आदत डाली है तो मत छोड़ें, और सब एक दूसरे को रोकें। अगर आप मान लीजिए गए और कोई और कर रहा है तो आप उसको मना करो, वो आपको दे तो आप खुद ही रिफ्यूज मत करो, उसको भी करने से रोको। तीसरी सलाह कि एयर पोल्यूशन इज ए huge health issue. It's a health emergency. It's a serious threat to your health, your parents' health, your children's health. इसको हमें उसी सतर्कता और उसी अर्जेंसी के साथ ट्रीट करना है जैसा हमने कोविड को रिस्पॉन्स किया था। छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए हैं, सब लोग, जब मैं कहता हूँ, कहते हैं अरे डॉक्टर साहब ये क्या, इसमें करने में क्या होगा, बट करके तो देखिए उसको डिटर्मिनेशन के साथ। ये नहीं कि चलो ठीक है कर लेंगे, ये करके कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो हम सब कल को लंग कैंसर, COPD, इन सब बीमारियों से ग्रसित होंगे। एक डिटर्मिनेशन के साथ अगर 140 करोड़ लोग इस रास्ते पे चलेंगे तो मेरा पक्का मानना है कि हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए, एंड इतने ओपनली और इतने पैशनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू फॉर योर टाइम। इट वॉज माई प्लेजर टू हैव यू हियर, एंड आई होप कि आपके पेशेंट्स कम हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको केसेस कम देखने मिले, एंड वी ऑल डू समथिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन से और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं एंड आपको वैल्यू प्रोवाइड करें। बिकॉज आप जितना हमें हेल्प करेंगे बताने में, उतने ही बेहतर और इंसाइटफुल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। एक कॉन्वर्जेशन से किसी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, किसी की लाइफ बच सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और इंसाइटफुल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए।